तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हानली अपनी थंडरविंग का यूज करते हुए ज़ीलिंग और मिस मेई को लेकर घोंसले फॉग से बाहर आ गया, मगर इस फॉग ने हानली को वापस से उसकी पहली दुनिया यानी कि टियानयान में पहुंचा दिया। हानली यहाँ वापस आकर काफी ज्यादा खुश था, मगर अब यहाँ की सिचुएशन बदल चुकी है। यहाँ 4 मेजर फैक्शन क्रिएट हो चुके, जिनमें है 6 डेविल डाओ सेक्ट, राइचस डाओ कोलिशन, हेवनली डाओ कोलिशन और 9 किंगडम अलायंस। तो फिलहाल हानली हेवनली डाओ कोलिशन के रीजन में था, मगर उसे पता चला कि 9 किंगडम अलायंस जो यहाँ से कोसों मील दूर है, वहाँ पर मुलान ट्राइब ने अटैक कर दिया। उनमें अब जंग छिड़ चुकी थी, मगर हानली के प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग वो जंग यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा और इसी दरमियान वो अब खुद को और पावरफुल बनाना चाहता है, जिसके लिए हानली ने डिसाइड किया कि वो यहाँ की लोकल सेक्ट को ज्वाइन कर लेगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं ज़ीलिंग को, जो कि ग्यूकिन प्ले करते हुए मिस मेई निंग को बता रही थी कि अब हम फिलहाल के लिए सी ऑफ क्योटिक स्टार्स में नहीं जा पाएंगे और अगर हमें यहाँ सेटल होना है तो जल्दी से यहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। बिना भाषा जाने हम यहाँ पर एक दिन भी गुजार नहीं पाएंगे। तो मिस मेई भी उसकी बात से पूरी तरह से अग्री हो गई। तब तक हानली भी वहाँ पर पहुँच चुका था। वो कहने लगा, चलो तुम दोनों को महफूज देखकर मेरी जान में जान आ गई। मुझे शक था कि तुम लोग मुसीबत में फंस सकती हो, इसीलिए मैंने अपने स्पिरिचुअल सेंस का यूज करते हुए इंटिमिडेशन टेक्निक का यूज किया था। अगर वो बंदा तुम पर जबरदस्ती करता तो शायद मेरे हाथों मारा जाता। यानी कि हानली वहाँ से काफी ज्यादा दूर होकर भी वो टियानचेंग को खत्म कर सकता था, वो भी बस अपने स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल सेंस का यूज करके। तो ज़ीलिंग हानली से कहने लगी कि हमें प्रोटेक्ट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, अब बताएं आगे का क्या प्लान है। जिस पर हानली कहने लगा कि सच बताओ तो मुझे ये बात बताने में काफी ज्यादा अफसोस हो रहा, लेकिन मुझे यहाँ से जाना होगा। दरअसल मेरी कल्टीवेशन कोर फॉर्मेशन स्टेज की फाइनल लेवल पर पहुंच चुकी है, तो अब नेसेंट सोल पर जाने के लिए मुझे एकांत में जाकर प्रैक्टिस करनी होगी। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं कि इस नई जगह पर मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ूंगा। यहाँ से जाने से पहले मैंने तुम दोनों के लिए कुछ प्रिपरेशन की है, ताकि तुम यहाँ की लोकल कस्टम्स और लैंग्वेज को सीख पाओ, वरना तो जैसे आप एक ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस गई थी वैसे ही फंसती जाओगी। जो सुनते ही ज़ीलिंग हानली का शुक्रिया अदा करने लगी। वो कह रही थी कि मुझे पूरा यकीन है आप जरूर से अपनी मंजिल को अचीव करोगे। मैं तो दिल से चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द नेसेंट सोल लेवल वाले कल्टीवेटर बन जाओ। वैसे मेरी भी किस्मत अच्छी थी कि मैंने कोर फॉर्मेशन की मिडिल स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लिया। अब मुझे भी एक केव की तलाश है जहाँ पर मैं अपनी पावर्स को स्टेबलाइज कर पाऊँ। साथ ही साथ मीनिंग से भी उसकी कल्टीवेशन के प्रोग्रेस के बारे में पूछने लगी। तो मीनिंग थोड़ी सी मायूस होकर बताती है कि मैं ज्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ, मैंने अभी तक बस फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की मिडिल लेवल पर ही ब्रेक थ्रू किया है और मुझे नहीं लगता कि मैं कोर फॉर्मेशन पर कभी पहुंच पाऊंगी। इस दुनिया में सहारे के नाम पर बस मेरे पास मेरा भाई था, मगर वो भी अब जिंदा नहीं है, तो मुझे किसी हाई लेवल के कल्टीवेटर को ढूंढना होगा ताकि मैं उस पर पूरी तरह से डिपेंड रह पाऊंगी। हालांकि ज़ीलिंग को उसकी बातें बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी। वो मैं इसे कहती कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, ये दुनिया ईवल लोगों से भरी पड़ी है, अगर तुम्हारा पाला किसी गलत बंदे से पड़ गया तो तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। वो बंदा तुम्हारा एज अ कल्टीवेशन वेसल भी यूज कर सकता है। अगर सच बताओ तो मैंने भी अपने कई सारे करीबी लोगों को खो दिया है, क्योंकि वो लोग खुद को बचाने के लिए सक्षम नहीं थे। तो अगर इस दुनिया में सरवाइव करना है तो हमने स्ट्रॉन्ग बनना ही एक लौता ऑप्शन है। वहीं पर हानली सोच रहा था कि इस दुनिया में किस्मत के मारे लोगों की कोई कमी नहीं, इन दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं, और मैं भी इतना मजबूर हूँ कि इन्हें फिलहाल अपने साथ नहीं रख सकता। वहीं पर मिस मेई निंग तो निराश होकर बैठ गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसने कहाँ जाना चाहिए। तभी हानली कहने लगा, मिस ज़ीलिंग आप एकदम सही बोल रही हो, हमने खुद को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी खुद ही उठानी चाहिए। साथ ही वो मिस मेई को समझाता है कि तुम खुद को इतना कमजोर मत समझो, अगर सच बताओ तो तुम्हारी मदद के अलावा हम उस श्रापित जगह से कभी बाहर नहीं निकल पाते। डार्क अंडरवर्ल्ड से बाहर आने के लिए तुम्ही ने मेरी मदद की थी। उतने में ही मीनिंग उससे पूछती कि सीनियर हानली क्या मैं आपको फॉलो कर सकती हूँ? वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं और आपके साथ रहूंगी तो मैं सेफ रह सकती हूँ। मगर हानली उसे समझाता है कि मेरा नेचर काफी ज्यादा अलग है, मैं अकेले रहना पसंद करता हूँ। शुरू से ही मैंने अपनी कल्टीवेशन पर ही ध्यान दिया और न जाने कितनी सारी खतरनाक सिचुएशंस को फेस किया, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन साबित नहीं हो सकता। प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूंगा। और हाँ, ऐसा मत सोचना कि मैंने जानबूझकर तुम्हें ऑफेंड किया। तुम्हें लगता होगा कि मैंने कल्टीवेशन में काफी अच्छी प्रोग्रेस की है, लेकिन यहाँ पर तुम पूरी तरह से गलत हो। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने कई सारे पावरफुल लोगों से पंगे लिए हैं, उन्हें तो
बस एक मौका चाहिए मुझे खत्म करने का। सी ऑफ कैओटिक स्टार्स में तो मेरे दुश्मन है ही, लेकिन यहाँ पर भी दुश्मनों की कमी नहीं। इसलिए जब तक मैं नेसेंट सोल पर ब्रेक थ्रू करके स्ट्रांग नहीं बनता तब तक खुद मेरी ही जान को खतरा होगा। और अगर ऐसे में हमारे सामने कोई मुसीबत खड़ी हो जाए तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। और अगर गलती से तुम्हें मेरी वजह से कुछ हो गया तो फिर मेरी ही जिंदगी मेरे लिए अजाब बन जाएगी। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। जिस पर मीनिंग कहती सीनियर, फिलहाल तो आप पावरफुल नहीं हो, लेकिन जब आप नेसेंट सोल पर पहुंच जाओगे तो क्या तब आप मुझे अपने साथ रख सकते हो? तो हानले उसे समझाता है कि सबसे पहली बात तो ये है कि मैं नेसेंट सोल पर ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं। मैं इसमें फेल होकर मारा भी जा सकता हूँ। और मान लो अगर मैंने उस लेवल पर ब्रेक थ्रू भी कर लिया तो इसमें कई साल लग सकते हैं। पता चले उस लेवल पर पहुँचने के लिए मुझे 100 साल लग गए। क्या तब तक तुम बस मेरा इंतजार करोगी? अब इस पर क्या जवाब दिया जाए मेई को समझ नहीं आ रहा था। साथ ही उसे अपने भाई के बिना काफी ज्यादा हेल्पलेस फील होने लगा, जिसके चलते वो इमोशनल होकर रोने लगी। तो हानले उससे कहता है मेई, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। तुम्हारे इमोशंस और फीलिंग से मैं पूरी तरह से वाकिफ हूँ। तुम एक अजनबी जगह पर बिना स्ट्रॉन्ग कल्टीवेशन और सहारे के हो। साथ ही इस दुनिया की कोई गारंटी नहीं। ये कल्टीवेशन की दुनिया सिर्फ दिखती खूबसूरत है, मगर यहाँ पर कदम कदम पर खतरा छुपा है। ऐसी सिचुएशन में खुद की जिंदगी की उम्मीद दूसरों के हाथ में देना समझदारी तो नहीं हो सकती। यहाँ पर सर्वाइवल का बस एक ही रास्ता है, जो कि होगा खुद को पावरफुल बनाना। जंगल का नियम तो तुम्हें पता ही होगा, वहाँ बस स्ट्रॉन्ग ही रूल कर सकता। तो हमारी दुनिया भी किसी जंगल से कम नहीं है। इसलिए अपनी पूरी स्ट्रेंथ को गैदर करके खुद को कल्टीवेशन में झोंक दो। कुछ ही सालों में तुम सेम जीलिंग जैसी अपनी गोल्डन कोर को फॉर्म कर लोगी। फिर तो तुम्हें कभी किसी पर डिपेंड रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। साथ ही हानले ने उसके सामने कोर कंडेंसिंग पिल रख दी, जिसे देखकर मिस मेई काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। वो कहने लगी कि ये तो कोर फॉर्मेशन करने के लिए टॉप ग्रेड की पिल मानी जाती है। क्या आप वाकई इतनी स्पेशल पिल मुझे दे रहे हो? जिस पर हानले कह रहा था, बिल्कुल, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। साथ ही जिलिंग उसे समझाती है कि इस पिल को तुम अपने पास रखो, इससे तुम्हारे कोर फॉर्म करने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाएंगे। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, तुम मेरे साथ ट्रैवल कर सकती हो, ताकि मुसीबत के वक्त हम एक दूसरे का ख्याल रख पाएंगे। साथ ही अगर तुम खुद की कल्टीवेशन पर फोकस करो तो तुम भी पावरफुल बन जाओगी। फिर तो तुम जहाँ जाओ वही तुम्हारा घर होगा। तो अब मैं तुरंत ही अपना सिर झुकाते हुए उन दोनों का शुक्रिया अदा करने लगी। वो कहने लगी कि मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ जो बेवजह परेशान हो रही थी, लेकिन आप दोनों ने मुझे काफी अच्छे से एनलाइटन किया। मैं आपके गाइडेंस को हमेशा याद रखूंगी। अब मैं आप दोनों से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं काफी ज्यादा मेहनत करूंगी ताकि आपके इस काइंडनेस को रिपे कर पाऊँ। उसकी बातें सुनकर जिलिंग काफी ज्यादा खुश हो गई, लेकिन हानले इमोशनल हो गया था। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि इन दोनों को साथ देखकर मुझे अपनी कुछ पुरानी बातें याद आ रही हैं। मोरुआन, तुम्हारे पास काफी स्ट्रॉन्ग विल पावर थी। अगर उस वक्त तुम कल्टीवेट करती तो मुझे पूरा यकीन है कि तुमने कई सारे ग्रेट अचीवमेंट को हासिल किया होता। ऐसा भी पॉसिबल था कि तुम कल्टीवेशन में मुझे भी पीछे छोड़ देती, मगर किस्मत हमेशा हम दोनों के साथ खिलवाड़ करती आई है। आखिरकार मैंने तुम्हारी प्योर हार्ट को तोड़ दिया। मैंने तुम्हारे उस दिल को तोड़ दिया जो सिर्फ मेरे लिए धड़कता था। काश मैं समय में वापस जाकर अपनी गलती को सुधार सकता। तो इस तरह से आज पहली बार हानले ने मोरुआन के लिए फीलिंग्स और प्यार को एक्सेप्ट किया था, मगर अब इसके लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी है। दरअसल यहाँ पर हानले को पता ही नहीं कि वो जिस मोरुआन के लिए तड़प रहा है वो तो उसी के पास है। जिसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया गया, जहाँ पर हानले जिलिंग को लेकर एक रिवर के किनारे पहुंच चुका था। और उसे बताता है कि ये जगह बहुत शांत है, ध्यान लगाने के लिए इससे बेहतर प्लेस नहीं हो सकता। मगर जिलिंग को पता था कि हानले उससे कुछ बात करना चाहता है, तो उससे पूछती कि बताओ आप अपने दिल में क्या छुपा रहे हो। उतने में हानले ने जिलिंग के से एक लीडर वाला टोकन और कुछ पर्सनल बिलोंगिंग बाहर निकाल ली। और जिलिंग को बताता है कि तुम्हारी दोस्त मिस फैन ने ये सारी चीजें मेरे हवाले की थी। वो चाहती थी कि जब भी मेरी तुमसे मुलाकात हो तब मैं तुम्हारी अमानत तुम्हें वापस कर दूं। तो आज मैंने मिस फैन से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। इन चीजों को देखकर तो जिलिंग काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। उसे मिस फैन और वेंसियू की याद आ रही थी। वो रोते हुए हानले को बताने लगी कि मैंने कड़ी मेहनत करके कोर फॉर्म कर ली। अब मुझ में वो एबिलिटीज है कि मैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सकती, लेकिन मेरी किस्मत का मजाक देखिए, मैं उनके साथ नहीं हूँ जिनके लिए मैंने ये पावर
हासिल की। पता नहीं फ्यूचर में मेरा क्या होगा, क्या मैं हमेशा ऐसे ही अकेले रहूंगी। जिस पर हानली बताता है कि जीलिंग अपने दुखों को बांध के रखो, उसे खुद पर हावी मत होने देना। साथ ही हानली को यहाँ पर मोरवान नजर आ रही थी, जो कि हानली के आखिरी लेटर को पढ़कर आंसू बहाने लगी। इसी लेटर में हानली ने उसे हमेशा के लिए अलविदा कहा था, जिसके बाद वो टियानयान छोड़कर सी ऑफ कैओटिक स्टार्स के लिए रवाना हो गया। आज हानली ने पहली बार अपने दिल की बात किसी के साथ शेयर करने का डिसीजन लिया। वो जीलिंग को बताता है कि पास्ट में मैं एक लड़की को जानता था, जिससे मेरी मुलाकात काफी अनयूजुअल सिचुएशन में हुई। बाद में उसके पेरेंट्स मारे गए, तब मैं उसके पास नहीं था। फिर कई सालों बाद हमारी दोबारा से मुलाकात हुई। तब तक वो लड़की एक हीलर बन चुकी थी। उसने न जाने कितने लोगों को हील करके उनकी जान बचाई, लेकिन मेरी वजह से, इनफैक्ट मुझे मदद करने की कोशिश में ही उसने अपना घर छोड़ दिया। जिस सिटी में वो रहा करती थी, मेरी वजह से उसे वो छोड़नी पड़ी। उसने मुझसे कहा था कि मुझे अपने साथ ले चलो, लेकिन मैंने उसे मना करके उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी। बाद में उसने अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेने के लिए कड़ी मेहनत की। वो एक मॉर्टल थी, मगर फिर भी उसके दुश्मन जो कि पावरफुल कल्टीवेटर्स थे, उनके खिलाफ उसने प्लानिंग बनाई। वो ये बात अच्छे से जानती थी कि वो अपने दुश्मनों को खत्म नहीं कर पाएगी, मगर फिर भी उसने खुद की कोई परवाह नहीं की। जो सुनकर जीलिंग कहती कि वो बंदी तो काफी ज्यादा हिम्मत वाली होगी। अगर मैं उसकी जगह होती तो शायद कभी इतना बड़ा फैसला ना ले पाती। जिसके बाद वो अपने आंसू पहुँचते हुए हानली से पूछने लगी कि बताए फिर आगे उस लड़की का क्या हुआ। मुझे पूरा यकीन है कि सीनियर हानली ने उसके पेरेंट्स के कातिलों को सजा दिलाने में उसकी हेल्प की होगी। जिस पर हानली जवाब देता है कि उस लड़की ने मुझे ढेर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, उसकी हेल्प के बिना तो मैं कभी उसके मदर के कातिलों को खत्म नहीं कर पाता। बाद में जब उसका रिवेंज पूरा हुआ, तब उसने खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाया ताकि वो जिंदगी में आगे बढ़ पाए। उसने काफी कुछ सहा था, मगर उसने कभी अपने दिल में नफरत पनपने नहीं दी। वो ना ही नफरत में जकड़ी थी और ना ही किसी के प्यार में। उसने खुद के लिए जीना शुरू किया। जैसा कि तुम्हें पता होगा, मॉर्टल्स की जिंदगी काफी ज्यादा छोटी और ऑर्गेनाइज होती है। उनके ज्यादा बड़े ख्वाब नहीं होते, मगर फिर भी उस लड़की ने अपनी जिंदगी को पूरी लगन के साथ जिया। उस बेचारी से उसका सब कुछ छीना गया, उसकी फैमिली, उसका प्यार, सब कुछ, मगर फिर भी उसकी लाइफ अच्छी थी। अगर हमारी और उसकी लाइफ को कंपेयर किया जाए तो उसके 40-50 साल हमारे 200-250 सालों पर हावी हो जाएंगे। अगर दिल की बात बताओ तो वो लड़की उन लोगों में शामिल है जिन्हें मैंने सबसे ज्यादा पसंद किया। तुम ऐसा भी सोच सकती हो कि उससे ज्यादा मेरे दिमाग पर और कोई लड़की सवार नहीं थी। जो सुनती जीलिंग कहने लगी शायद आपका और उस लड़की का रिश्ता दोस्ती ना होकर मोहब्बत का था। सीनियर हान बहुत ही कम लोगों को अपना मानते हैं, और अगर वो लड़की उनमें से टॉप पर है तो मैं उसकी वैल्यू समझ सकती हूँ। तो बताए क्या आप अभी भी उस लड़की से मोहब्बत करते हो? जिस पर हानली शर्माते हुए हाँ में जवाब देता है। जिंदगी में पहली बार हानली ने किसी के लिए अपनी फीलिंग्स को कन्फेस किया था। वहीं पर हानली को ब्लश करता हुआ देखकर जीलिंग को हंसी आने लगी। वो कहती ठीक है सीनियर, मैं आपको और ज्यादा टीज नहीं करूंगी। वैसे आपने अपनी दिल की बात मेरे साथ शेयर की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तभी हानली उससे कहता है कि अपनी जिंदगी में कभी भी किसी की काइंडनेस को तब तक जज मत करो जब तक तुम उनकी सफरिंग और स्ट्रगल को एक्सपीरियंस नहीं करते। खैर, आज मैंने बहुत लंबी चौड़ी बातें की, इसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वैसे तुम काफी ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो। अगर कुछ वक्त हमारे टियानयान रीजन में गुजारो तो जरूर से तुम यहाँ पर फेमस हो जाओगी, लेकिन फिलहाल यहाँ की हालत काफी ज्यादा सीरियस है। ऑलरेडी राइचस और डिमोनिक फोर्सेस में जंग शुरू हो चुकी। मूलान रेस के लोगों ने 9 किंगडम अलायंस के साथ जंग की शुरुआत कर दी है, मगर वो जंग यहाँ तक आने में वक्त लगेगा। वैसे भी ये जगह काफी ज्यादा पीसफुल है, तो क्यों ना तुम यहीं पर सेटल होकर कुछ दिनों तक आराम करो। कुछ टाइम बाद तुम अपॉर्चुनिटीज की तलाश में जा सकती हो। तो जीलिंग भी उसकी बात से पूरी तरह से अग्री हो गई। साथ ही हानली उसे एक जेड टोकन देने लगा। वो उसे बताता है कि इस जेड टोकन में मैंने यहाँ के सारे लोकल कस्टम्स और लैंग्वेज को रिकॉर्ड कर दिया है, तो इसे तुम अपने पास संभाल कर रखना। इस जेड टोकन की मदद से तुम बड़े ही जल्दी से यहाँ के कस्टम और भाषा से वाकिफ हो जाओगी। तो जीलिंग उस जेड टोकन को एक्सेप्ट करते हुए तुरंत ही हानली का शुक्रिया अदा करने लगी। वो उसे बताती है कि मेही और मैं यहीं पर एक कंसील्ड केव बनाने वाले हैं, जो कि आसानी से किसी की नजरों में नहीं आएगी। कुछ दिनों तक हम उसी केव में रुककर अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करेंगे, और फिर जैसे ही मेरी एनर्जी स्टेबलाइज हो जाए हम आगे की प्लान्स बनाना शुरू करेंगे।
और अब जीलिंग हानली के एकदम करीब जाने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर आतिशबाजी शुरू हो गई, जिसने इन दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। हानली ने ऐसी आतिशबाजी मोरवान के साथ एंजॉय की थी और आज वो जीलिंग के साथ दोबारा से उसे रिलीव कर रहा था। तभी जीलिंग उससे पूछती, सीनियर क्या आप वाकई यहाँ से जाने वाले हो? अगर आप कुछ दिन और रुकते तो अच्छा होता। जिस पर हानली कहने लगा कि हर चीज का अंत निश्चित है, अगर आज हम खुश है तो कल हम दुखी होंगे। अगर सच बताओ तो पिछले कुछ दिन जो हमने साथ बिताए वो मेरी जिंदगी की खूबसूरत यादों में से एक है। मैं हमेशा उन मेमोरीज को अपने दिल में संभाल के रखूंगा और मैं चाहता हूँ कि तुम भी खुश रहो। किसी से मिलना और बिछड़ना तो जिंदगी का एक पार्ट है, तो साथ बिताए हुए लम्हों को चेरिश करो। अब जीलिंग एक बार फिर से उसके करीब जाने लगी, मगर हानली तुरंत ही पीछे हट गया। उसे पता ही नहीं कि वो जिस लड़की के लिए तरस रहा था वो तो खुद जीलिंग है। दरअसल मोरवान एक मॉर्टल थी और उसके डेथ के बाद वही जीलिंग बनकर वापिस आई है। दरअसल जीलिंग कोई और नहीं बल्कि मोरवान का ही रीइंकार्नेटेड फॉर्म है, मगर इस बात की खबर ना ही हानली को थी और ना ही जीलिंग को। अब हानली वहाँ से जाने वाला था कि तभी जीलिंग उसे आवाज देकर अपना मास्क हटाते हुए कहने लगी कि सीनियर जब हमारी दोबारा से मुलाकात होगी तब मैंने आपको किस नाम से पुकारना चाहिए, एंसेस्टर हानली या फिर आपकी बेरहम स्टाइल और शातिर अंदाज पर नजर रखते हुए आपको डीमन हानली बोलना चाहिए। मुझे तो लगता है कि एंसेस्टर हानली और डीमन हानली ये दोनों नाम आप पर काफी ज्यादा सूट होंगे। आप डीमन हानली लफ्ज सुनते ही हानली को भी हंसी आने लगी। वो कह रहा था, मिस जीलिंग अभी तक तो मैं नेसेंट सोल पर पहुंचा भी नहीं और तुमने इतनी जल्दी मेरे लिए टाइटल ढूंढना शुरू किए। खैर अब मुझे इजाजत दो और हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम अपना पूरा ख्याल रखना। जिसके बाद हानली जैसे मोरवान को छोड़कर दूर गया था वैसे ही जीलिंग से भी दूर चला गया। इधर जीलिंग हानली के लिए दुआ कर रही थी कि उसे जल्दी से सक्सेस मिल जाए। वो कह रही थी, सीनियर मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके जल्दी आपको कैच करूंगी, एटलीस्ट तब आप मेरे प्यार को कबूल करोगे। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सीधे 1 महीने बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर हानली क्लाउडी ड्रीम्स माउंटेन में पहुँच चुका था। वो हमें बताता है कि लेजेंड के अकॉर्डिंग इन माउंटेन्स में ही कहीं पर स्पिरिट आई ट्री छुपी हुई है। उसी स्पिरिट आई ट्री ने इन माउंटेन्स को 10,000 सालों से भी ज्यादा एक साथ बांध के रखा। वैसे तो फिलहाल मेरे पास डिवाइन थंडर बैम्बू और सोल नरिशिंग वुड जैसे डिवाइन आइटम्स हैं, जिन्हें कल्टीवेशन की दुनिया में टॉप 3 डिवाइन ट्रीज में कंसीडर किया जाता। तो अगर ऐसे में मुझे वो स्पिरिट आई ट्री मिल जाए तो उसका यूज करके मैं स्पिरिट स्टेबलाइजिंग पिल बना सकता हूँ, जो कि नेसेंट सोल पर जाते वक्त मेरे इनर डीमंस के प्रेशर को कम कर देगी। लेकिन उस स्पिरिट स्टेबलाइजिंग पिल को बनाने के लिए मुझे इस डिवाइन स्पिरिट आई ट्री की जरूरत पड़ेगी। अगर किस्मत अच्छी रही और वो मुझे मिल गया तो फिर इससे अच्छी बात कोई और हो ही नहीं सकती। उस पिल की मदद से मेरे लिए नेसेंट सोल पर ब्रेक थ्रू करना आसान हो जाएगा। साथ ही हानली हमें बताता है कि इस रीजन के तीनों मेजर सेक्ट इसी इलाके में गैदर होकर काफी पीसफुली रहते आए। उन लोगों में ज्यादा क्लैशेस नहीं होते, यानी कि यहाँ पर सरवाइव करने के उनके पास जरूर से कुछ मेथड होंगे। खैर अब तो मैं दुश्मनों से भाग भाग के थक चुका हूँ, खुद को अब मैं और ज्यादा परेशान नहीं कर सकता। अब सबसे पहला तो मुझे किसी सेक्ट को ढूंढना होगा जहाँ पर ज्वाइन करके मैं उनकी स्पिरिचुअल वेन्स की पावर का यूज करते हुए नेसेंट सोल स्टेज पर ब्रेक थ्रू करूंगा। बस एक बार मैं एडवांस लेवल पर पहुँच जाऊँ फिर तो मैं इस दुनिया में कहीं भी आ जा सकता हूँ। ऐसी कोई जगह नहीं होगी जो मेरे पहुँच से बाहर हो। वैसे मास्टर आर्टिसन सेक्ट ज्यादातर उन्हीं लोगों को अपने सेक्ट में रिक्रूट करता है जो कल्टीवेटर के फैमिली से बिलोंग करते हो। एंशिएंट सोर्ड सेक्ट उन्हीं डिसाइपल्स को ज्यादा वैल्यू देता है जिनके पास बेहतरीन स्पिरिचुअल रूट्स हैं। और अगर बात की जाए ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट की तो भले ही उनके पास कई सारी डिफरेंट टाइप की टेक्निक है, मगर वो बिल्कुल भी रिफाइंड नहीं। खैर ये तीनों सेक्ट मोस्टली सभी लोगों को अपने सेक्ट में ज्वाइन करवा रहे हैं। डिसाइपल्स को एक्सेप्ट करने में उन्होंने कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए। अब हानली माउंटेन को एक्सप्लोर करते हुए एक जगह पर पहुंच गया जहाँ पर मॉर्टल्स की मेडिसिन लेने के लिए कतार लगी थी। हानली ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया कि ये लोग मॉर्टल्स की इतनी परवाह करते हैं। तभी वो कल्टीवेटर हानली को देखते ही उससे कहने लगा कि भाई अगर तबीयत खराब हो तो लाइन में लग जाओ, तुम्हें भी यहाँ पर मेडिसिन मिल जाएगी। तो हानली ने उसे क्लियरली बता दिया कि भाई मैं तो बस यहाँ पर ज्वाइनिंग करने आया हूँ। तो बंदा हानली को दूसरी साइड जाने के लिए बता देता है जहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होने वाले थे। हानली को पता था कि ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट उन सभी लोगों को ज्वाइन करवा रहा है जिनके पास बेसिक टेक्निक का नॉलेज हो। इनफैक्ट ये लोग तो उन्हें भी एडमिशन दे रहे थे जिनके स्पिरिचुअल रूट्स फॉल्स है, जैसे कि हानली के थे। जिसके बाद हानली मेन गेट के पास पहुंच गया। वो देख पा रहा था कि वहाँ पर कई सारे लोग फ्लाइंग सोर्ड्स का यूज कर रहे हैं और हानली ने तो कई दिनों से ऐसी फ्लाइंग सोर्ड या फिर फ्लाइंग लीफ का यूज नहीं किया था। उसे याद आता है कि जब वो येलो मैपल वाली का डिसाइपल था उसके पास भी एक फ्लाइंग टूल हुआ करता था, मगर अब हानली को याद ही नहीं कि वो टूल उसने कहाँ रखा है। तभी एक बंदा हानली के
सामने जानबूझकर शो ऑफ करते हुए अपनी मैजिकल लीफ को समन कर लेता है। वो हानली को दिखाना चाहता था कि देख भाई, मेरे पास फ्लाई करने के लिए एक आर्टिफैक्ट है और तेरे पास तो कुछ भी नहीं। अब इस बंदे को ये कौन ही बताए कि हमारे हानली के पास कितने जबरदस्त विंड एंड थंडर विंग्स हैं। अगर फ्लाइंग की बात आए तो उसके जैसा कोई भी पावरफुल ट्रेजर इस दुनिया में मौजूद ही नहीं। वहीं पर एक एल्डर हानली को इशारे में बता रहे थे कि उसने ऐसी छोटी मोटी बातों से दिल मैला नहीं करना चाहिए। तो हानली मुस्कुराते हुए खुद को बताने लगा कि चलो कोई नहीं, वैसे भी वॉकिंग करना अच्छी बात है। इस तरह से मैं सेक्ट में मौजूद सारे खूबसूरत नजारों को देख पाऊंगा। दरअसल हानली ने ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट को ज्वाइन करने का फैसला लिया था। वेल, इसका बड़ा रीजन ये था कि ये सेक्ट किसी के स्पिरिचुअल रूट देखकर उसे जज नहीं करता। अगर तुम्हें कल्टीवेटर बनना है तो कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। यही इस सेक्ट का एजेंडा था। और अब हमें उसी सेक्ट का एक खूबसूरत नजारा दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।